नमस्कार स्टूडेंट, मेरा नाम बलविंदर सिंह है और मैं आपका सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है रैंक ओनली स्टडीज। मैंने आपको इससे पहले रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बताया था और आपको बिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में भी आपको मैंने पढ़ाया था, परंतु हमारा एक जो एक्ट था वो रहता था जो है एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ये वो आया था 1781 में। उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। आपने जैसे देखा होगा कि 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आता है उसके बीच थोड़ी सी जो भी उसकी डिफेक्ट्स रहते हैं उसको पहले तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट के थ्रू उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की गई और उसके बाद फिर जब बिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया उसके बीच भी इस जो भी इसके डिफेक्ट्स थे रेगुलेटिंग एक्ट के उसको सुधारने की कोशिश की गई। तो हमारा एक एक्ट रहता था वो है था एक्ट ऑफ सेटलमेंट या 1700 एक्ट ऑफ 1781। इसमें मेनली क्या हुआ था कि आपने देखा होगा कि रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी कलकत्ता में। तो उसका परंतु जो सुप्रीम कोर्ट थी, सुप्रीम कोर्ट का जो कार्य क्षेत्र था, जो उसकी ज्यूरिडिक्शन थी, उसका कोई उन्होंने स्पष्ट रूप से उसके बारे में नहीं बताया था कि सुप्रीम कोर्ट किन मुद्दों पे इंटरवीन करेगी और कौन से जो कार्य होंगे उसके ज्यूरिडिक्शन के बीच आएंगे। तो इसके कारण जो गवर्नर जनरल थे, जो गवर्नर जनरल उसकी काउंसिल थी और जो सुप्रीम कोर्ट थी, उसमें दोनों के बीच टसल होनी स्टार्ट हो जाती है। इस टसल के कारण ही 1781 में जो ये एक्ट है एक्ट ऑफ 1781 जिसको हम सेटलमेंट एक्ट के नाम से भी जानते हैं, इसके बीच जो सुप्रीम कोर्ट थी और जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल थी उसके बीच एक आप बोल सकते हो कि सेटलमेंट करने की कोशिश की गई है। तो इस एक्ट को मैंने आपको ये बता ही दिया कि इसका क्या कारण था। मेनली तो यही कारण था कि जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल थी और जो सुप्रीम कोर्ट थी उसके बीच जो जुडिक्शन थी कार्य को लेके उन दोनों के बीच टसल होती रहती थी। तो इसको सुलझाने के लिए, इसको रिजॉल्व करने के लिए ये एक्ट ऑफ 1781 आता है। इसमें क्या प्रोविजन किए जाते हैं? जो पहला प्रोविजन इसके बीच किया जाता है वो ये प्रोविजन किया जाता है कि जो गवर्नर जनरल एंड काउंसिल है और जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी सर्वेंट्स हैं उनको अपने कार्य के लिए किसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में जिम्मेवार नहीं ठहराया जाएगा। मतलब आप ये कह सकते हो कि जो कंपनी के सर्वेंट्स थे और जो गवर्नर जनरल काउंसिल थी उसको सुप्रीम कोर्ट की जुडिक्शन से बाहर कर दिया जाता है। तो पहला पॉइंट जो हम लिखेंगे वो ये होगा कि ऑफिशियल वर्क ऑफ गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल would be out of jurisdiction ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये पहला इसमें प्रोविजन किया गया कि गवर्नर जनरल एंड काउंसिल होगी, उसके जो भी काम किए जाएंगे उनके ऑफिशियल कैपेसिटी में किए गए कार्य सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन से बाहर होंगे। ठीक है जी। तो दूसरा इसके बीच क्या प्रोविजन किया जाता है कि रेवेन्यू मैटर होंगे जो भी वुड बी आउट ऑफ अम्बिट ऑफ एससी। इसका क्या अर्थ हुआ कि जो रेवेन्यू रिलेटेड कार्य किए जाएंगे, क्योंकि मेनली वहां पर इंग्लिश कलेक्टर को अपॉइंट किया जाता था और जिम्मेदार भी इसमें कार्य में काम किया करते थे रेवेन्यू को कलेक्ट करने का। तो इवन जिम्मेदार को भी किसी प्रकार से क्या होता था कि जो जिम्मेदार था जब वो रेवेन्यू को इकट्ठा करने के लिए किसी क्षेत्र में जाया करता था या किसी गांव में जाया करता था, तो जब वह किसानों से जब वो टैक्स इकट्ठा करता था तो उनके बीच, दोनों के बीच आप देखोगे कि कन्फ्लिक्ट होता था, क्योंकि किसान उस समय जो टैक्स नहीं पे कर पाते थे तो जिम्मेदार कई बार एक हिंसक कार्रवाई करके या अपने लठैतों को भेज के जो उसके एक जो जिम्मेदार था वो पावरफुल हुआ करता था और उसके पास अपनी आर्मी, खुद की आर्मी हुआ करती थी और वो गांव में जो लाठी वाले बंदे होते थे, जो उसकी सेना हुआ करती थी, उनको भेजा करता था ताकि वो टैक्स को इकट्ठा कर सके। तो इस प्रकार जो किसान था और जो जिम्मेदार था, इन दोनों के बीच कई
कई बार आपको देखोगे कि झगड़ा हुआ रहता था, तो ये केस भी बहुत ज्यादा सुप्रीम कोर्ट में आने शुरू हो गए थे। बहुत सारे जो किसान थे वो जिमीदार पे ये आरोप लगाते थे कि जो जिमीदार था उसने उनके साथ मिसबिहेव किया है, टैक्स इकट्ठा करने आया हुआ उनके साथ गाली गलौज की, उनको मारा पीटा, इस प्रकार के जो आरोप थे वो जिम्मेदार पर लगते रहते थे। तो इस कारण जो रेवेन्यू रिलेटेड मैटर थे वो सुप्रीम कोर्ट में आना शुरू हो जाते हैं बहुत ज्यादा। तो इन सभी को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो रेवेन्यू रिलेटेड मैटर होते हैं उसको सुप्रीम कोर्ट के जो कार्य क्षेत्र है, जो उसकी जुरिडिक्शन है, उसको बाहर कर दिया जाता है। और अगला जो इसके बीच हम पॉइंट पढ़ेंगे उसके बीच ये प्रोविजन किया जाता है कि जो प्रोविंशियल आप बोल सकते हो कि जो प्रोविंशियल कोर्ट थे उस समय, प्रोविंशियल कोर्ट को जो उनके फैसले को लेकर यदि हमें अपील करनी होती थी तो हम सुप्रीम कोर्ट में किया करते थे। जैसे आज के समय में हम देखें, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देखने को मिलेगी आपको, यदि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं हो तो आप हाई कोर्ट में जाते हो। यदि हाई कोर्ट के हाई कोर्ट के फैसले से आप सहमत नहीं हो या आपको वो डिसीजन जो दिया है हाई कोर्ट ने उससे आप सहमत नहीं हो तो आप उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हो। परंतु जो इसमें इस एक्ट के थ्रू जो प्रोविजन किया जाता है, जो एपेलेट जुरिडिक्शन होती है वो पहले सुप्रीम कोर्ट के उसमें कार्यक्षेत्र में आती थी। परंतु इस एक्ट के थ्रू क्या होता है कि सिविल मैटर जितने भी होंगे उनके रिलेटेड यदि किसी को अपील करनी होती थी तो अपील करने की जो सर्वोच्च संस्था होगी तो गवर्नर जनरल इन काउंसिल होगी, ना कि सुप्रीम कोर्ट। तो हम आप आगे अगले पॉइंट में लिखेंगे इसके बारे में। गवर्नर जनरल इन काउंसिल, इसको सामूहिक रूप से बोलेंगे। हाईएस्ट एपीलेट अथॉरिटी, ठीक है जी, हाईएस्ट एपीलेट अथॉरिटी बना दिया जाता है गवर्नर जनरल काउंसिल को। आप सुप्रीम कोर्ट में ना जाके आपको गवर्नर जनरल काउंसिल में उसके संबंध में अपील करनी होगी यदि आप प्रोविंशियल कोर्ट के किसी डिसीजन से सहमत ना हो। तो अगला जो प्रोविजन इसमें किया जाता है वो प्रोविजन ये किया जाता है कि जो गवर्नर जनरल होंगे, जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल होंगे, उनको ये अधिकार दे दिया जाता है, उनको ये राइट दे दिया जाता है कि वो प्रोविंशियल कोर्ट से संबंधित और काउंसिल से संबंधित किसी प्रकार के लॉ वगैरह को इनेक्ट कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। ठीक है जी, तो हम अगला पॉइंट लिखेंगे। गवर्नर जनरल इन काउंसिल would be enact law and regulation related to provincial courts and council, राइट। तो आप देख सकते हो कि इसके एक्ट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट का जो कार्य क्षेत्र था उसको सीमित किया जाता है। तो अगला जो हम पॉइंट देखेंगे वो ये किया जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट होगी वो हिंदू लॉज और मुस्लिम लॉ को उनके अकॉर्डिंग ही न्याय करने की कोशिश करेगी, जस्टिस करेंगे जो वो उनको हिंदू लॉज और जो मुस्लिम लॉज हैं, जो आप बोल सकते हो कि उस समय भारतीय समाज में जो उनके धार्मिक रूल हुआ करते थे उनको ध्यान में रख के ही जस्टिस को प्रोवाइड करना होगा। ठीक है जी, ऑनर टू बी गिवन पर्सनल लॉज। ओके, इसके अलावा जो हम अगला पॉइंट देखेंगे, अगला पॉइंट जो हमें देखने को मिलता है वो ये देखने को मिलता है कि जो सुप्रीम कोर्ट होती है उसके कार्य क्षेत्र को सिर्फ कोलकाता तक ही सीमित कर दिया जाता है। आप देखोगे कि जो उसकी कार्य थी, जो कार्य क्षेत्र था उसको सिर्फ कलकत्ता तक ही सीमित कर दिया जाता है, ना कि
वो आप ये कह सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ कलकत्ता में रहने वाले निवासी हैं उनसे रिलेटेड ही उनके केस को ही सुनेगी। जो अन्य पूरा भारत है उससे रिलेटेड किसी प्रकार का जो यदि केस आता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन नहीं करेगी, उसमें आपको मतलब उसको एंटरटेन नहीं करेगी। ठीक है जी। कलकत्ता तक उसको जुरिडिक्शन को सुप्रीम कोर्ट की को लिमिटेड कर दिया जाता है। और इस प्रकार आप देख सकते हो कि गवर्नर जनरल काउंसिल थी और जो गवर्नर जनरल काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट के बीच जो निरंतर टसल होती रहती थी कार्य क्षेत्र को लेके, और जो आप बोल सकते हो कि रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी उसके जो कार्य क्षेत्र को वेग रखा गया था उसको सुधारने के लिए ये एक प्रकार से स्टेप लिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है जी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये एक्ट अच्छी तरह से समझा गया होगा। यदि आपको किसी प्रकार की इसमें दिक्कत आती है इस एक्ट के बारे में तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको क्लैरिफाई कर दूंगा उस पॉइंट को लेकर। आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं हमारे अगले लेसन में।